और उनके डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप दोनों इस समय मागा और मीगा, जी हां, मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और मेक इंडिया ग्रेट अगेन, तो एक मागा कर रहे हैं, दूसरे मीगा करते करते फंस चुके हैं। एक तरफ ट्रंप के लगाए टैरिफ को अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने, अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने खारिज कर दिया है, तो वहीं देश में मोदी पर सवाल उठने लगे हैं कि जब टैरिफ का मामला अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में था तो मोदी सरकार ने फैसला आने का इंतजार किए बिना किस हड़बड़ी में ट्रेड डील पर साइन किए। राहुल गांधी तो अब भी अपनी बात पर कायम हैं कि मोदी ने समर्पण कर दिया है, मोदी ने सरेंडर कर दिया है। आज राहुल गांधी ने लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, उनका विश्वासघात अब सबके सामने आ चुका है, वे अब समझौता नहीं कर सकते, वे फिर से आत्मसमर्पण करेंगे, यानी दोबारा सरेंडर करेंगे। अब फिर से एग्रीमेंट के लिए जो समझौता है, डील पे समझौता दोबारा नहीं करेंगे। बात सोचने वाली है कि अगर मोदी कुछ दिन और रुकते तो शायद अमेरिका पर 0% टैरिफ के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता और न ही रूस से तेल खरीदी बंद करने का दबाव झेलना पड़ता। लेकिन राहुल गांधी ने ट्रेड डील पर संसद में ही कह दिया था कि मोदी कंप्रोमाइज्ड हैं, और यही बात जब यूथ कांग्रेस के नेताओं ने भारत मंडपम में जाकर कही तो बीजेपी हाय तौबा मचाने लगी कि कांग्रेस ने देश का अपमान कर दिया है। कांग्रेस के लोग तो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद राहुल गांधी को का मुख्य साजिशकर्ता बताकर जिस तरह उनके घर के सामने भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग पहुंचे और उधर इंदौर में भी कांग्रेस कार्यालय के सामने पत्थरबाजी हो गई, उसे बीजेपी कैसे सही ठहराएगी, कौन से कुतर्क इसके लिए गढ़ेगी, यह देखना होगा। वैसे बीजेपी की ट्रेनिंग अब पुलिस वालों को भी शायद मिल चुकी है, क्योंकि आज पटियाला हाउस कोर्ट में दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा है कि भारत मंडपम के प्रदर्शन के दौरान देश विरोधी नारे लगाए गए और नेपाल के जेनजी की तर्ज पर देश को बांटने वाले नारे लगाए। उन्होंने प्रदर्शन की ऐसी जगह चुनी जहां दूसरे देशों के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में मौजूद थे। पुलिस ने दावा किया कि प्रदर्शनकारियों ने धक्का मुक्की की और इस दौरान कुछ पुलिस वालों को चोट लगी। अब मोदी विरोधी नारे अगर देश विरोधी नारे माने जाएं तो समझा जा सकता है कि देश किस हालत में पहुंच चुका है। नेपाल के जेनजी आंदोलन का जिक्र भी बता रहा है कि मामले को अलग ही मोड़ देने की तैयारी है। वैसे आपको याद दिला दें कि नेपाल में जेनजी आंदोलन के बाद सत्ता पलट हो गया था। खैर, भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के बाद देश में राजनीति गर्मा गई है और ये तो साफ नजर आ रहा है। आज अलग अलग राज्यों में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान इंदौर में पथराव भी हुआ। सड़क पर एक तरफ कांग्रेस कार्यकर्ता थे तो दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोकने की कोशिश की और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। तो कैसे ध्यान भटकाने के लिए तिल का तार बीजेपी बना रही है वो साफ दिखाई दे रहा है। आमने सामने यहां आकर जो लड़ाई चल रही है वो सड़कों पे दिख रही है। आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस ने आज प्रदर्शन करने वाले यूथ कांग्रेस के 4 कार्यकर्ताओं को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। बिहार से युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव कृष्णा हरि, बिहार से युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव कुंदन यादव, उत्तर प्रदेश से युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार और तेलंगाना से नरसिम्हा यादव, इन चारों को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। कोर्ट ने पुलिस से 5 दिन की रिमांड का कारण पूछा तो दिल्ली पुलिस ने कहा कि मामले में जांच करनी है कि साजिश किसने रची और कौन कौन लोग शामिल हैं, टी शर्ट कहां छापी गई। वहीं आरोपियों के वकील यानी यूथ कांग्रेस के जो वकील हैं, जो इन 4 आरोपियों के, उनके वकील ने पुलिस रिमांड की मांग का विरोध किया था। उन्होंने कहा कि यह गिरफ्तारी लोकतंत्र की गरिमा को कम करने वाली है। अगर प्रदर्शन के चलते गिरफ्तारी होने लगी तो संसद में प्रदर्शन करने वाले सांसदों की भी गिरफ्तारी हो जाएगी।
बात तो सही है, बहुत ही सही दलील यहाँ पर इन्होंने रखी वकील साहब ने कि अगर संसद में अगर ऐसे ही होता है कि प्रदर्शन किसी के कोई अगर डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, तो उसके चलते अगर गिरफ्तारी होने लगी तो फिर संसद में प्रदर्शन करने वाले सांसदों की भी गिरफ्तारी हो जाएगी। लोकतंत्र को धीरे धीरे दोस्तों कैसे खत्म किया जा रहा है, ये नरेंद्र मोदी अच्छे से दुनिया को दिखा रहे हैं। राहुल गांधी पर जानलेवा हमले की धमकी जब दी गई तब तो किसी बीजेपी वाले ने या बीजेपी के नेता ने यह नहीं कहा कि ऐसा करना गलत है, यह सही राजनीति नहीं है, बल्कि धमकी देने वाला ओम बिरला का करीबी निकला और बिरला जी भी चुप बैठे रहे। लेकिन अब आपको याद है ना, राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी भी 4 दिन पहले दी गई थी। लेकिन अब राहुल गांधी को गलत दिखाना है तो विरोध की साजिश उनके घर पर रची गई, ऐसा इल्जाम लगाया जा रहा है। कल भी किरण रिजिजू ने अपनी बातें रखी थी, आज भी रखी है इसी मसले पे। आइए जरा सुन लेते हैं किरण रिजिजू जिस ढंग से बयानबाजी कर रहे हैं। वो संसदीय कार्य मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, लेकिन जिस अंदाज में वो अपनी बात रख रहे हैं, एक इंटरव्यू में भी उन्होंने जो बातें रखी, इससे साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक मॉब को तैयार करने की कोशिश हो रही है, लिंच मॉब तैयार किया जा रहा है। लेकिन जरा सुनते हैं यहां किरण रिजिजू कह क्या रहे हैं, सुनिए। सब जगह प्रशंसा हो रही थी और विश्व के बहुत प्रमुख देशों का हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट और कई जाने माने हस्तियां भारत का तारीफ करके एकजुट बहुत अच्छा काम चल रहा था। उस समय कांग्रेस के यूथ कांग्रेस वर्कर्स के कुछ लोगों ने वहां आकर के नंगा नाच किया और सबने तस्वीरें देखी और रात भर इसका जो प्रतिक्रिया आए हैं देश भर से, जितना भी इसका निंदा किया जाए बहुत कम है। ये एक गलती नहीं है, ये एक अपराध है। देश के खिलाफ बहुत बड़ा अपराध काम किया है कांग्रेस वालों ने। हमने सुबह उठकर के ये सोचा कि अगर कांग्रेस पार्टी में देश के प्रति थोड़ा भी उनका सोच विचार सोचा कि हम आत्ममंथन करके माफी मांगेंगे, तो सुबह जब हमने देखा माफी मांगने का जगह उल्टा कई कांग्रेसी नेता ये नंगा नाच को जायज ठहरा रहे थे। वो कह रहे थे कि ये युवाओं का आक्रोश है। अगर युवाओं का आक्रोश को देश को बदनाम करने के लिए, दुनिया के सामने में भारत को बदनाम करने के लिए अगर इस्तेमाल करते हैं तो इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ और हो नहीं सकता है। जब देश हित में कोई भी काम होता है उसमें सरकार किसी का भी हो, इसमें राजनीति नहीं होती है। और जब देश का प्रतिनिधि करता है उसमें राजनीति बिल्कुल नहीं होती है। यूनाइटेड नेशन में या किसी भी देश में जब कोई भी किसी भी दल के हो, किसी भी वर्ग के, जब भारत के ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव होता है तो देश को ले जाते हैं और देश के लिए बोलते हैं। उसमें कोई आपस में तू मैं करने का कोई जगह नहीं होते हैं। लेकिन कुछ समय से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस का हताशा, क्योंकि वो चुनाव नहीं जीत पाते हैं, लोगों को भरोसा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, अब ये देश का खिलाफ बन गए हैं। हम तो कहते हैं कि कांग्रेस वाले अगर भारतीय जनता पार्टी को अटैक करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को क्रिटिसाइज करते हैं। तो सुन रहे थे यहाँ पे आप किरण रिजिजू को, और जिस ढंग से नंगा नाच किया कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के नेताओं ने, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन नेता हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, जिस ढंग के बयान दे रहे हैं और जैसे झूठी बातों को ये रख रहे हैं वो लगातार दिखाई दे रही हैं वो बातें, क्योंकि इन्होंने ही ये आरोप लगाया था कि ओम बिरला के सामने
कांग्रेस के सांसदों ने और खासकर महिला सांसदों ने गालियां दी सत्ता पक्ष के सांसदों को। इन्होंने ही आरोप लगाया था और अभी अभी ये संसद का सत्र जो बीता है, पहला पड़ाव उसका जो निकल गया है, उसमें उन्होंने ये बात कही थी। खैर, बीजेपी को किसी भी हाल में राहुल गांधी की छवि खराब करना और उसके लिए मौके की तलाश बनी ही रहती है। यहां तक कि कांग्रेस से लोगों को तोड़ने में भी इल्जाम राहुल गांधी पर ही लगाया जाता है। अभी असम में ही यही खेल हुआ है। आपने देखा, हिमंता बिस्वा शर्मा तो राहुल गांधी को ही बहाना बनाकर बीजेपी में गए थे, आपने देखा। और अब भूपेंद्र बोरा ने भी वही काम किया है। 32 साल कांग्रेस में गुजारने के बाद अब उन्हें बीजेपी की शरण लेनी पड़ी है। लेकिन क्यों लेनी पड़ी, ये देखिए, आज मुलाकात की है भूपेंद्र बोरा ने अमित शाह से। 32 साल कांग्रेस में गुजारने के बाद अब ये बीजेपी की शरण में चले गए हैं। क्यों लेनी पड़ी, इसके असली खुलासे शायद चुनाव के बाद हो जाएंगे। लेकिन वैसे प्रियंका गांधी के असम दौरे के बाद कांग्रेस में अच्छा खासा जोश भरा है। देखना होगा कि भूपेंद्र बोरा बीजेपी के लिए फायदे का सौदा साबित होंगे या घाटे का सौदा साबित होंगे। और सौदे की बात हो रही है तो थोड़ी सी बात उधर ट्रंप की करनी होगी। लाभ और हानि यानी फायदा और नुकसान का गणित जो है, यही गणित अब ट्रंप भी लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से ऐसा झटका मिला जिसकी उम्मीद उन्होंने नहीं की थी। और ट्रंप ने धमकी देकर भारत समेत तमाम देशों पर जो टैरिफ थोपा था, उसे अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और ट्रंप को बता दिया कि 1977 के अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम IEEPA, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट, जो कानून में है, इस कानून के तहत ट्रंप बड़े पैमाने पर जवाबी टैरिफ नहीं लगा सकते, क्योंकि टैरिफ लगाने का अधिकार कांग्रेस के पास है, अमेरिकी कांग्रेस के पास है। वहां पास करवाना पड़ेगा। इस फैसले से झल्लाए ट्रंप ने अपने खिलाफ फैसला देने वाले जजों को मूर्ख और विदेशी हितों से प्रभावित बता दिया है। लेकिन मजेदार बात यहां पे है, 9 जजों की बेंच थी। 9 में से 6 जजों ने इसके खिलाफ यानी ट्रंप के खिलाफ फैसला दिया है। और ये 6 जज जो हैं, इनमें से 2 जज तो ऐसे हैं जिनको ट्रंप ने खुद अभी आने के बाद अपॉइंट किया है, और बाकी जो 4 जज हैं, ये 6 में से बता रहा हूं, 4 जज हैं जिसको भी रिपब्लिकन्स ने ही किया है अपॉइंट। क्या हमारे देश में ऐसा होता है? सोचिएगा कि सत्ता पक्ष नरेंद्र मोदी का कोई चाहने वाला जज बैठा हो हमारे देश में, और मैं उंगली नहीं उठा रहा हूं किसी भी जज के ऊपर, लेकिन जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, कहीं ना कहीं ये नज़र आ रही चीज़ें कि जो बातें कि थोड़ा सा प्रभाव सत्ता का दिखाई देता है कुछ फैसलों पे। ट्रंप की ऐसी बातों को सुनकर लगता है कि क्या बीजेपी का असर अब उन पर हुआ है या ट्रंप के असर में बीजेपी है। बात झल्लाहट की कर रहा हूं, क्योंकि ट्रंप ने झल्लाहट में क्या कुछ नहीं कह दिया, वहां जजों को मूर्ख कह दिया कि हमारे यहाँ के जज मूर्ख हैं। तो आज चर्चा करेंगे दोस्तों कि क्या मोदी की असलियत अब देश के सामने आने लगी है, और क्या इसी वजह से बौखलाई है बीजेपी। और इन सब के बीच बौखलाहट दिखाने की कोशिश करता हूं। इंदौर का जिक्र कर रहा था मैं। कल के घटनाक्रम के बाद, 20 तारीख के घटनाक्रम के बाद जो युवा छात्र गए थे, युवा कांग्रेस के नेता जो गए थे वहां भारत मंडपम में, उसके बाद से घटनाक्रम में बहुत तेजी आई है, बदलाव हम लोग देख रहे हैं। इंदौर में जब आज युवा कांग्रेस के नेताओं का, छात्रों का प्रदर्शन चल रहा था, तो इधर दूसरी तरफ बीजेपी के लोग भी गए। दोनों के बीच आमना सामना हुआ, पत्थरबाजी, बीजेपी की तरफ से पत्थरबाजी हुई। इस पर कांग्रेस पार्टी ने उस वीडियो को भी जारी किया है और साथ साथ एक ट्वीट भी किया। पहले ट्वीट आपके सामने लाता हूं। कांग्रेस लिख रही है, मध्य प्रदेश कांग्रेस की बात हो रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने इस ट्वीट को रखा है आपके हमारे सामने। मध्य प्रदेश में बीजेपी का गुंडा राज चल रहा है। बीजेपी के गुंडे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में घुस गए। वहां इन गुंडों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ हाथापाई की और जमकर तोड़फोड़ मचाई। ये सारी गुंडई बीजेपी सरकार के संरक्षण में की गई। यहां सरकार खुद ही कानून की धज्जियां उड़ा रही है। बीजेपी के इन गुंडों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। अब गुंडागर्दी क्या है, वो वीडियो भी इन्होंने जारी किया। जरा देख लेते हैं क्या है उस वीडियो में। जरा फुल स्क्रीन ले आइए वीडियो को, देखते हैं कि इस वीडियो को जारी कर कांग्रेस क्या यहां रखना चाहती है, सबूत क्या पेश कर रही है। देखिए जरा। भाजपा के कार्यकर्ता जो पीसीसी के ठीक
तो देख लिया आपने, यहाँ पर यूथ कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंच गए वहाँ कांग्रेस के कार्यालय में, और उसके बाद वहाँ तोड़फोड़ करने की कोशिश हुई। चलिए, ये सब कुछ चल रहा है, कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ और बीजेपी अपनी तरफ। बीजेपी के तमाम नेता राहुल गांधी पे आरोप लगा रहे हैं, मुख्य साजिशकर्ता राहुल गांधी को बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने ये पूरी की पूरी प्लानिंग की। कुछ फोटोग्राफ्स दिखाए जा रहे हैं इन नेताओं के साथ राहुल गांधी के, और हो भी क्यों नहीं, राहुल गांधी के वर्कर्स हैं, इनकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो राहुल गांधी के साथ फोटो नहीं अगर खिंचाएंगे तो किसके साथ खिंचाएंगे। लेकिन ओम बिरला क्या यह कह सकते हैं कि जिसने राहुल गांधी को और उनके साथ साथ 25 और सांसदों को गोली मारने की धमकी दी है, जो पुलिस की गिरफ्त में आया उसके बाद छूट भी गया, क्या वो ओम बिरला के कार्यकर्ता हैं? क्या वो बीजेपी के कार्यकर्ता है? ये बताएगी क्या बीजेपी, या बताएंगे क्या ओम बिरला? तो बहुत सारे सवाल हैं दोस्तों, इन सवालों का हल निकालने की कोशिश करते हैं, यानी इसको और इस तह में जाकर कुछ समझने की कोशिश करते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आखिर देश में क्या चल रहा है और आखिर क्यों हड़बड़ी की थी नरेंद्र मोदी की सरकार ने डील करते वक्त। आपको याद होगा ना, बहुत बढ़िया सा माला पहनाकर नरेंद्र मोदी 18% जब टैरिफ हुआ तो संसद में पूरा का पूरा एनडीए जो है वो पूरा कुनबा एनडीए के सांसदों ने नरेंद्र मोदी का स्वागत किया था। 3% से 18%, पहले 50 हुआ, 50 से 18 लेके आ गए, और उसमें एक इस बॉन्डिंग के साथ कि आपको रूस के साथ ट्रेड डील नहीं करनी, रूस के साथ आपको तेल आयात नहीं करना है, और उसके बाद आप फूल माले से अपना स्वागत करवा रहे थे। लेकिन आपको पता था कि ये पूरा का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है। क्या सुप्रीम कोर्ट में फैसला ट्रंप के पक्ष में जाने वाला था, ऐसा आपने सोचा था, या ट्रंप के खिलाफ जाने वाला है? क्या ये अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट है या अपने यहाँ का सुप्रीम कोर्ट है? ये सब भी सोचिएगा। लेकिन यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है कि बहुत सारी चीज़ों को जानना, समझना और उसकी तह में जाने की कोशिश करना। चलिए, तह में जाने की कोशिश करते हैं। हमारे कुछ वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ, और फिर आगे बढ़ते हैं। ज़रा स्क्रीन पर ले आइए तमाम हमारे साथियों को। और बहुत इम्पॉर्टेंट डे, और धीरे धीरे बढ़ते हुए, और आप देखेंगे जैसे जैसे चुनाव की घड़ियां नज़दीक आएंगी, और खासकर 5 राज्यों में जो चुनाव होने हैं, और उससे पहले यहाँ बहुत कुछ बदलते हुए हम देखेंगे, और उसमें कांग्रेस पार्टी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रही है। लेकिन बीजेपी पीछा कर पा रही है या नहीं, ये भी देखना होगा। ये 4 जो कार्यकर्ता युवा कांग्रेस के हैं, वो जो गिरफ्तार हुए हैं, उनके साथ क्या होगा ये भी देखना होगा। हमारे साथ 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। मुकेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ अंशु जी जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ डॉक्टर राकेश पाठक जी जुड़े हुए हैं, और अमलेंदु जी जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल। अब तमाम दोस्तों, साथी, शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास। राकेश जी, जरा आपसे समझना चाहता हूँ कि आखिर, चूँकि आप मध्य प्रदेश में हैं और आपसे बेहतर कौन बताएगा, आखिर हो क्या रहा था? क्या ये लोग पूरे अंदर तक चले गए थे, बीजेपी के कार्यकर्ता? देखिए, आज प्रदेश भर में जो प्रदर्शन हुए हैं, सब जगह आपस में दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में जोर आजमाइश हुई है। मध्य प्रदेश का जो प्रदेश कांग्रेस कार्यालय है भोपाल में, लिंक रोड नंबर 1 पर, वहां भी बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे थे, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता पहले से लाठियां लेकर वहां खड़े हुए थे। इंदौर में भी संघर्ष हुआ, दोनों तरफ से पथराव हुआ, लेकिन हर राज्य की तरह जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं, वहां की पुलिस किस तरह काम करती है, इसका नजारा इंदौर में देखने को मिला है। दोनों तरफ के कार्यकर्ता घायल हुए, कांग्रेस के कार्यकर्ता ज्यादा घायल हुए, लेकिन एफआईआर दर्ज की है इंदौर की पुलिस ने सिर्फ कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ, जबकि पथराव की शुरुआत बीजेपी के नेताओं ने की। कांग्रेस के कार्यालय पर चढ़कर गए, कांग्रेस के कार्यकर्ता तो कांग्रेस बीजेपी मुख्यालय या बीजेपी के कार्यालय पर नहीं गए थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह पुलिस और प्रशासन कायदे कानून को बलाए ताक रखकर काम कर रहे हैं। अब असली सवाल यह है राजीव जी कि जिस मूल मुद्दे को लेकर बीजेपी पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है कि युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक अंतर्राष्ट्रीय समागम में विरोध प्रदर्शन करके देश का अपमान किया है। बड़ी मजेदार बात है, बहुत सारे लोग जिन्हें पिछले 12 सालों में हर दिन, हर चौथे 5वें दिन हो रहे देश के अपमान पर
रंच मात्र भी गम नहीं होता, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, अचानक वे देश के सम्मान के लिए जाग उठे। तो ऐसे लोगों को याद दिलाना जरूरी है। वैसे कल से हजारों लोग याद दिला चुके हैं कि जब देश में कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे थे, तब बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी की अगुवाई में देश भर में प्रदर्शन हुए थे। तब भी पूरी दुनिया ने देखा था। उसके बाद पिछले 12 सालों में देश का सम्मान कम करने वाली, देश का सम्मान गिराने वाली जो घटनाएं हैं, उन्हें भी याद कर लीजिए। देश का अपमान तब होता है जब देश का प्रधानमंत्री विदेशी धरती पर खड़े होकर यह कहे, जाने कौन से पाप किए थे पिछले जन्म में जो भारत में पैदा होना पड़ा। जब देश का प्रधानमंत्री विदेशी धरती पर नोटबंदी के बाद कहे कि घर में शादी है, पैसे नहीं है, अंगूठा ऐसे हिला हिला कर, तब देश का प्रधानमंत्री देश का अपमान कर रहा होता और ये बता रहा होता है कि हमारे देश के लोग चोर उचक्के हैं, काला बाजारिये हैं, घर में नकली नोट छुपाकर रखे हुए थे। देश का अपमान तब होता है जब देश की संसद में चुने हुए सांसद को सत्ताधारी पार्टी का सांसद मजहब के आधार पर अश्लीलतम गाली देता है और प्रधानमंत्री और स्पीकर मौन रहते हैं। देश का अपमान तब होता है जब देश की संसद में पहले प्रधानमंत्री और 2 शहीद प्रधानमंत्रियों की चरित्र हत्या होती है। संसद खामोश रहती है, प्रधानमंत्री चुप्पी साधे रहते हैं। देश का अपमान तब होता है जब नेता प्रतिपक्ष और 25 सांसदों को गोली मारने की धमकी देने वाला बाकायदा छुट्टा घूमता है, मामूली धाराओं में मुकदमा दर्ज होता है, स्पीकर के साथ उसकी निकटता स्थापित हो जाती है, फिर भी स्पीकर 2 शब्द नहीं बोलते। देश का अपमान तब होता है जब देश भर में दूसरे धर्म के त्योहारों पर भगवाधारी गुंडे अल्पसंख्यकों पर जुल्म ढाते हैं। और ये सब घटनाएं ऐसा नहीं है कि देश की 4 दीवारी तक सीमित रहती हैं। इंटरनेट का युग है, एआई का युग है। इसमें सिर्फ यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन ही दुनिया ने देखा हो ऐसा नहीं होता। जितनी ऐसी घटनाएं, और इसमें 1000 घटनाएं और जोड़ लीजिए जो पिछले 12 सालों में हुई हैं, जिन्होंने देश की इज्जत मिट्टी में मिला दी है, वे सारी घटनाएं भी दुनिया देखती है। दुनिया ये भी देखती है कि भारत में विरोध प्रदर्शन की गुंजाइश इस सरकार ने छोड़ी ही नहीं है। अगर किसान राजधानी के करीब आकर बैठ जाएं तो बड़े बड़े भाले जैसी कीलें सड़क पर गाड़ दी जाती हैं। दुश्मन देश की सीमा पर लगी हुई कटीली बाढ़ किसानों के सामने खड़ी कर दी जाती है, उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं, उन पर आंसू गैस के गोले बरसाए जाते हैं। तो शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक गांधीवादी तरीके से विरोध प्रदर्शन की गुंजाइश बची कहां है? पिछले 12 सालों में हर असहमत को, सवाल उठाने वाले हर तबके को इन्हीं लोगों ने, सत्ता में बैठे लोगों ने देशद्रोही, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, नक्सली, रोहिंग्या, बांग्लादेशी क्या कुछ नहीं कह दिया है। तो और क्या किया जा सकता है? अगर उस प्रदर्शन में कोई हिंसा हुई होती तो हम और आप पहले व्यक्ति होते जो उसका विरोध करते। बिल्कुल। शांतिपूर्ण प्रदर्शन के तरीके यही तरीके होते हैं। और जहां तक सवाल यह है कि विदेशी मेहमानों के सामने प्रदर्शन करना देशद्रोह है, तो इस दुनिया के हर देश में ऐसे अवसरों पर वहां के नागरिक विरोध की गुंजाइश ढूंढते हैं और प्रदर्शन करते हैं ताकि उनकी बात, उनके सवाल, उनके मुद्दे दुनिया की नजर में आ सके। राजीव जी, अमेरिका का राष्ट्रपति दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर शख्स है। वो सफेद हवेली जो दुनिया में सत्ता का सर्वोच्च प्रतीक है, व्हाइट हाउस, उसके सामने खड़े होकर लोग डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ रोज प्रदर्शन करते हैं। प्रसंगवश बता रहा हूं, अभी कुछ महीने पहले अमेरिका के प्रवास पर था। एक व्यक्ति राजीव जी वहां है जो पिछले 20 साल से रोज घर से निकलकर व्हाइट हाउस के सामने खड़ा होता है। उसके हाथ में रोज एक नई तख्ती होती है।
जो डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के किसी भी राष्ट्रपति, कोई रहा हो 20 सालों में, इतने सारे लोग रह गए, उनके खिलाफ प्रदर्शन करके जाता है। 2 साइकिलधारी पुलिसकर्मी वहां गश्त करते रहते हैं और सब लोग गाली देते रहते हैं डोनाल्ड ट्रंप को। यहां तक कि दूसरे देशों के लोग भी डोनाल्ड ट्रंप के दरवाजे पर आकर विरोध प्रदर्शन कर जाते हैं। एक लोकतांत्रिक देश में, भारत जैसे देश में, लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन के खिलाफ इस तरह का माहौल बनाना यह बता रहा है कि सत्ता और उसकी गोद में बैठा हुआ मुख्य धारा का कथित मीडिया सिर्फ विपक्ष को बदनाम करने का काम कर रहा है। आखिरी सवाल छोड़कर जा रहा हूं राजीव जी, हम और आपने तो बहुत चर्चा की है जी। क्या नेता प्रतिपक्ष और देश के 25 चुने हुए सांसदों को गोली मारने की धमकी पर मुख्यधारा के मीडिया ने कोई चर्चा की? क्या देश के सचमुच में सुचिंतित नागरिक समाज ने इस पर कोई चिंता की? जिन लोगों को आज इतनी पीड़ा हो रही है, इतना पीर हो रही है पेट में कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने देश का अपमान कर दिया, उनमें से किसके व्हाट्सएप ग्रुप पर, किसके फेसबुक प्रोफाइल पर जो आज आग उगल रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष और सांसदों की हत्या की धमकी पर आपने एक लाइन भी लिखी देखी होगी? तो असल में ये देश चुनिंदा चुप्पियों और चुनिंदा मुखरताओं का देश बनकर रह गया है। हम और आप तो गलत को गलत कहने के लिए हमेशा तत्पर हैं, फिर दोहरा रहे हैं, इस तरह के शांतिपूर्ण प्रदर्शन में कोई ऐतराज नहीं है। हमेशा से ऐसे प्रदर्शन होते रहे हैं, ये देशद्रोह नहीं है। इसमें दिल्ली पुलिस जो कुछ ढूंढना चाह रही है वो सरकार के इशारे पर की जाने वाली कार्रवाई है। लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं ये कोई देशद्रोह तख्ता पलट की साजिश नहीं थी। जी राजीव जी। जी, इसको जोड़ना चाह रहे हैं जेनजी जो वहां हुआ आंदोलन, उसी ढंग के आंदोलन की साजिश रची जा रही थी। तो भाई दबा दीजिए दबा दीजिए, भारत के जेनजी को दबाने की कोशिश कीजिए, दबाकर देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन प्रशांत जी भी जुड़ गए हमारे साथ। प्रशांत जी, आपका स्वागत है और जल्दी से आना चाहता हूँ, मुकेश जी आपके पास आना चाहता हूँ, फिर अंशु जी और तमाम साथियों आप सबके पास। मुकेश जी, इस आंदोलन, ये क्या एक, देखिए आंदोलन का एक तरीका है, अलग अलग ढंग से अपने ढंग से आंदोलन करते हैं लोग, लेकिन राहुल गांधी, किरण रिजिजू के बयान को बहुत महत्वपूर्ण ढंग से मैंने यहाँ इसलिए रखा, हालांकि कुछ ऐसी बातें होती हैं, चाहे प्रधानमंत्री, चाहे अमित शाह जी, चाहे इनके और भी मंत्री लोग, थोड़ा मैं बचने की कोशिश करता हूँ क्योंकि कुछ रहता नहीं है, नफरत के सिवा और कुछ नहीं। नफरत को जिस ढंग से मुकेश जी यहाँ बोया गया है वो हम लोग देख रहे हैं, लेकिन इनको सुनना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ये संसदीय कार्य मंत्री हैं और पिछले महीने भर से, जब से संसद का बजट सत्र शुरू हुआ है, एक आदमी छाया हुआ है, नाम है किरण रिजिजू। झूठ बोलने में और झूठे बयान देने में अभी ये सबसे ऊपर अव्वल नज़र आ रहे हैं। बहुत ही ईमानदारी के साथ ये शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसलिए मंत्री महोदय हैं, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें, कुछ तथ्य ऐसे हैं जिसको आप साबित कर दीजिए ना कि हाँ, राहुल गांधी मुख्य साजिश करता है, राहुल गांधी इस देश के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक इंसान है। साबित कर दो, और साबित करने से पहले इंट्रोगेट कर लो। 55 घंटे तो आपने पहले कर ही चुके हैं, कुछ और घंटे ले लो और इस मामले में भी कर लो। लेकिन सवाल फिर भी खड़ा होता है कि हमारे संविधान ने प्रोटेस्ट करने का अधिकार सबको दिया है, मुकेश जी, आपको भी, मुझको भी और युवा कांग्रेस के नेताओं को भी। फिर ये कहां से आ गए राहुल गांधी और क्यों यहां पर इस देश को विदेशी लोगों के बीच बदनाम करने की साजिश रची गई? और उससे पहले वो गलगोटिया वालों ने क्या किया? विदेश से लाकर, चीन से लाकर आप एक रोबो डॉग को अपना बता के, और जब बदनाम कर रहे थे तब तो आप आए नहीं। आपने क्या कर लिया गलगोटिया का? गलगोटिया के खिलाफ आपने क्या एक्शन ले लिया, जरा बता दीजिए। उस भारत मंडपम से बाहर निकालने के अलावा कुछ ऐसा है तो बता दें। इसलिए सवाल खड़ा होता है और पत्रकार होने के नाते सवाल तो पूछेंगे, किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे। मुकेश जी। राजीव जी, बीजेपी जो है वो 2 सेंट्रल पॉइंट पे काम करती है। एक है नैरेटिव और दूसरा है ऑप्टिक्स। इन दोनों के अलावा उसको तीसरी कोई चीज नहीं आती। और इन दोनों के लिए
क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या जायज है, क्या नाजायज है, ये सब जाए भाड़ में। उनके लिए दोहरे मापदंड सैकड़ों हजारों की संख्या में मौजूद है। आज ही आपने जिक्र किया और जो आप स्क्रीन पे दिखा रहे हैं चीजें, आप देखिए, एक प्रदर्शन करने में, जो प्रदर्शन दिल्ली में हो रहा है वो प्रदर्शन भारत विरोधी है, देश के ही खिलाफ है, और जो प्रदर्शन इंदौर में हो रहा है वो देश को ताकतवर बना रहा है। ये क्या है भाई, ये क्या विडंबना है। प्रदर्शन ही खराब है, चाहे सोनल वांगचुक करें, चाहे कांग्रेस के लोग करें, और जब बीजेपी के लोग करें तो सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। एफआईआर भी हो तो एक पार्टी के खिलाफ हो। आप देश की इज्जत को ऊंचा कर रहे हैं जब आप जो है वो रोबो डॉग लेके आ जाते हैं, बहुत ऊंचा कर रहे हैं। जब आप जो है वहां वो थर्मोकोल के ड्रोन पेश कर रहे होते हैं तब देश का नाम बहुत ऊंचा कर रहे हैं। तो देश का नाम खराब करने और गंदा करने का जो जो जिम्मा है वो आपके मुताबिक कांग्रेस पार्टी को दे दिया गया है। ये निहायत निकम्मी नकारा पार्टी है जिसने इतने सालों तक, आज जो लोग इस देश में रह रहे हैं उनके बाप दादाओं का बहुत लंबे अरसे तक मैंडेट इस पार्टी को मिलता रहा है जी। तो अगर लंबे अरसे तक मिलता रहा है और इसने देश विरोधी काम ही किया था, करती रही है, यही इसका स्वभाव है, सील है, चरित्र है, सब कुछ है, तो वैसी स्थिति में ये देश जहां भी आगे बढ़ा है, जैसा भी आगे बढ़ा है, जो भी हमारे लोकतांत्रिक मूल्य और सिद्धांत इस देश में पल्लवित पुष्पित हुए, वो कैसे हो गए भाई। यानी कुल मिलाकर के झूठ 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 झूठ। आप इनकी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन नहीं कर सकते, आप यहां भारत मंडपम में नहीं कर सकते, आप जंतर मंतर पे नहीं कर सकते, आप संसद में नहीं कर सकते, आप दिल्ली के बॉर्डर पे नहीं कर सकते। इनकी सरकार के खिलाफ आप प्रदर्शन करें, आप लद्दाख में नहीं कर सकते। आप इनकी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे तो वह एंटी नेशनल होगा। यही सीधा सीधा मतलब हो गया इसका। अब इसको इससे ज्यादा आसान तरीके से कैसे समझें? कोई तरीका है समझने का इससे ज्यादा आसान? सीधी सी बात यह है कि बीजेपी के लोग जो करें वो सब कुछ संविधान सम्मत है, देश को मजबूत बनाने वाला है, ठीक है, सब कुछ। कोई ऐसी चीज तो है ही नहीं, बीजेपी ने तो कभी कोई ऐसी चीज की ही नहीं है जिससे देश कमजोर होता हो। नफरत, अरे काहे का नफरत? हिंदू मुसलमान, हाँ लड़ना ही चाहिए इनको। सुबह से शाम तक जो वहां नैरेटिव चल रहा है वो इसीलिए तो चल रहा है ना कि लड़ते रहे। तो इसका मतलब तो बीजेपी की वही रणनीति है, वही नीति है, वही सोच है, वही चिंतन है, वही विचार है। ये जो पहलू है इसको अगर हम डाइसेक्ट भी करें तो क्या करें, क्या निकालें इससे? सब कुछ तो आंखों के सामने है। कभी बीजेपी ने ऐसा कहा क्या कि हम जिस जमाने में प्रदर्शन करते थे उस जमाने में देश के विरोध के लिए करते थे, और आज की जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो जो प्रदर्शन कर रही हैं वो देश को तोड़ने के लिए कर रही हैं। यानी विपक्षी जो भी व्यक्ति सरकार की मुखालफत कर रहा है, करने की सोच सकता है, मनसा वाचा कर्मणा किसी भी तरीके से, पिछले 12 साल में तो हम लोगों ने यही देखा है कि वो तो भारत विरोधी है, देश तोड़ने वाला काम करता है। किसी भी तरह की घटना हो, आप बताइए ना कि आज इतने सारे मंत्रियों ने बयान दिया है, इतने सारे बीजेपी के नेताओं ने बयान दिया है, यही बयान, इसमें से क्या एक आना बयान में हम लोगों ने मणिपुर की घटना के बाद सुना था? नहीं। क्या वो निंदनीय नहीं था? वो दुखद नहीं था? वो देश की इज्जत बढ़ाने वाली घटना थी? वो क्या थी? तो सवाल यह है कि इनका जो पैरामीटर है, इनका जो तौर तरीका है चीजों को पेश करने का, देखने का, इनको लगता है कि जनता को कुछ भी समझ में नहीं आता, जनता निपट मूर्ख है। और माफ कीजिएगा, चुनाव में तो जनता जब समय समय पे ये साबित कर ही देती है, कभी किसी मुद्दे पे, कभी किसी मुद्दे पे, कभी 10,000 लेके, कभी 10 कुछ और करके। अब आप देखिए ना, एसआईआर केस से जुड़ी हुई जो भी शिकायतें हैं, जो भी तकलीफें हैं, वो अगर बीजेपी शासित राज्यों में है तो सामान्य है, और अगर वो विपक्ष शासित राज्यों में है तो देश विरोधी है। कौन सी घटना देश विरोधी नहीं हो रही भाई? देश को सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के लोग बना रहे हैं, बाकी सब मिलकर देश को तोड़ रहे हैं। और मजे की बात यह कि बीजेपी इतना बड़ा बना चुकी है कि विश्व गुरु बन गई है जी। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे विपक्ष के लोग जो है वो हाथी के शरीर पे मां चींटी कोई घूम रहा है एक आध, यही है ना इसका मतलब। तो फिर तो काहे की चिंता है इस बात की? विपक्ष नालायक है, विपक्ष नकारा है, विपक्ष के पास मुद्दे नहीं, विपक्ष के पास सोच नहीं, विचार नहीं, बातें नहीं, कुछ भी नहीं है।
बीजेपी के नेताओं के मुताबिक विपक्ष के पास कुछ भी नहीं। विपक्ष जो है वो बौद्धिक रूप से दिवालिया है, यही तो कहना चाह रहे हैं, सुबह से शाम तक यही कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या देश के लोगों को यह समझ में आना चाहिए, और सच पूछिए तो न्यूज पॉइंट के तो इस चर्चा का मकसद यही बताना है कि भाई आप जनता, जो दर्शक है, जो ऑडियंस है, वो दूध का दूध और पानी का पानी करने की कोशिश करे। हम लोगों की बातों से हो सकता है उसे कुछ मदद प्राप्त हो, उद्देश्य यही है। तो अब ये जनता को ही तो डिफरेंशिएट करना, उस जनता को ही ये फर्क देखना है कि साहब कहां पर बीजेपी सही बोल रही है और कहां पर नहीं बोल रही है, क्या सही बोल रही है, क्या गलत बोल रही है। संसद में आप विपक्ष को बोलने नहीं देंगे, सड़क पे बोलने नहीं देंगे, प्रदर्शन वो कर नहीं सकते। विदेशी मेहमानों का आज की तारीख में जैसा वसुधैव कुटुंबकम है, आप कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में प्रदर्शन करेंगे वो सारी दुनिया को पता चलता है। तो आप बताइए, फिर तो सारी दुनिया के सामने तो हर प्रदर्शन है, हमारा ही नहीं, भारत का ही नहीं, सारी दुनिया के देशों का है। कहां का नहीं है? वीडियो के माध्यम से आपको हर जगह की चीजें दिखती हैं, खबर के माध्यम से आपको हर जगह की चीजें दिखती है। कुछ एक देश है जहां की चीजें कम या नहीं दिखती है, मान लीजिए नॉर्थ कोरिया है, मान लीजिए चाइना है, कुछ हद तक रूस है, और ऐसे भी कुछ और देश हो सकते हैं, 2 4 5 और निकल आएंगे, यही ना। तो इसके अलावा बाकी सारी दुनिया में तो आप कहीं भी किसी तरह का अगर प्रदर्शन, किसके खिलाफ विरोध किसका किया जाएगा? सरकार का। बीजेपी वाले किसका करते हैं? विपक्ष का। विपक्ष का विरोध करने के लिए पूरी ताकत झोंकते हैं, पुलिस उनके पीछे खड़ी होती है, सीबीआई ईडी उनके पीछे खड़ी होती है। धर्मात्मा लोग हैं, कितना बढ़िया धर्म का काम करके दिखा रहे हैं, सबके सामने। हम सब लोगों को इनकी आराधना करनी चाहिए, यही चाहते हैं, यही चाहते हैं, इनका यही तो मकसद है ना कि हम लोग इनकी आराधना करें जी। और तो कुछ हमारे समझ में नहीं आता, इसमें कुछ भी डेमोक्रेटिक नहीं है, आराधना में कुछ भी डेमोक्रेटिक नहीं होता। ये यही चाहते हैं, जो ये कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं उसको चुपचाप लोग देखें, झेलें, बर्दाश्त करें। कुछ भी, कोई भी चीज ऐसी नहीं है, आप किसी भी चीज पे जो है वो दुख नहीं, अफसोस नहीं जता सकते। जैसे ही दुख और अफसोस जताएंगे, अब आप कहते हैं राजनीति किस बात पर, राजनीति किस बात पर होनी चाहिए इस देश में? किस बात पे राजनीति पहले भी होती रही और आज भी हो रही है और आगे भी होगी? क्या देश की विदेश नीति के बारे में, क्या देश की इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में, क्या देश की ट्रेड पॉलिसीज के बारे में विपक्ष को कुछ भी कहना राजनीति करना है? और अगर यही है तो फिर तो विपक्ष को खत्म कर दीजिए, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। वो तो आपकी आलोचना करेगा तो वो देश विरोधी काम करेगा। देश विरोधी काम कितनी बड़ी संज्ञा है भाई। कोई भी व्यक्ति देश विरोधी काम अगर कर रहा है, सही मायने में अगर देश विरोधी काम कर रहा है, तो ये देश के बाकी लोगों के लिए एक निहायत चिंताजनक और अपमानजनक बात होनी चाहिए। लेकिन वो है कहां, कैसे हो सकती है? तो आपने एक ऐसा ताना बाना बना दिया है कि सरकार के खिलाफ आपने छू बोला नहीं, कोई बात बोली नहीं, कि आप साहब देश विरोधी हो गए। कहीं भी कोई भी आप घटना उठा के देख लीजिए, कब इन्होंने कहा है कि हाँ साहब फलाने आदमी ने हमारी जो आलोचना की है वो बिल्कुल ठीक है और हमें उसके हिसाब से अपने करेक्टिव स्टेप्स लेने चाहिए जी, हम सुधार करेंगे, हम बदलाव लाएंगे, हम चीजों को बेहतर करेंगे, आपकी आलोचनाओं का स्वागत है, बोलते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आलोचना होनी चाहिए, आलोचना की जगह कहां है? कौन करेगा आलोचना, कैसे करेगा आलोचना, ये सब भी डिफाइन कर दीजिए, बता दीजिए कि साहब ऐसे ऐसे आप आलोचना कर सकते हैं और ऐसे ऐसे नहीं कर सकते, वो भी एक कोड बना दीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। उसके अलावा जो तौर तरीका अपनाया जा रहा है वो घुमा फिरा करके यही तो कोशिश की जा रही है ना कि तुम अपनी जुबान बंद रखो। जुबान तो बंद है ही, और कर लेंगे चलिए, तो फिर डेमोक्रेसी बचेगी क्या? ये भी घोषणा कर दो कि डेमोक्रेसी खत्म हो गई, जुबान बंद रखो, डेमोक्रेसी खत्म हो गई। जी राजीव जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, जुबान बंद करने की कोशिश का। और अभी डॉक्टर राकेश पाठक जी ने पहले अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा भी कि पिछले 10-12 साल में हमने साफ साफ देखा है, किसानों के आंदोलन को हम लोगों ने बहुत नज़दीक से देखा था और उसमें किस ढंग से उनको खालिस्तानी, मवाली, क्या क्या नहीं कहा गया। जरा डॉक्टर साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, जोड़ना चाह रहे थे। मुकेश जी ने बहुत अच्छी बात याद दिला दी कि आंदोलन कैसे किया जाए, उसके तौर तरीके तय कर दिए जाए। तो मुकेश भाई, तय करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बाकायदा एक कमेटी बना दी है, उसकी तैयारी चल रही है, एसओपी तैयार हो रहा है। नरेंद्र मोदी और मोदी शाह तय करेंगे, भारत सरकार एक निर्धारित प्रारूप पेश करने वाली है देश को। बाकायदा जो सुरक्षा बलों के प्रमुखों की बैठक में यह तय हुआ था, वो एसओपी तैयार हो रहा है कि आंदोलन कैसे होगा, आप कितनी ऊंची आवाज में बोलेंगे, क्या पहनकर आएंगे,
कैसे कदम रखेंगे, कैसे उंगली उठाएंगे, ये सब सरकार तय करने वाली है। उसका टारगेट शायद मार्च या अप्रैल तक बनाकर देने को गृह मंत्री ने खुद कहा हुआ है। तो आंदोलन कैसे चलाया जाए ये भी अब सरकार बताएगी। जी जी। प्रशांत जी, ये आंदोलन दिल्ली में हम लोगों ने काफ़ी सारे आंदोलन देखे, कवर किए, और दूसरे राज्यों में भी। इसमें क्या था, 10-12 युवा छात्र जो थे वो गए, और युवक कांग्रेस के छात्र नहीं, युवक कांग्रेस के नेता गए और विरोध प्रदर्शन किया। हम लोगों ने कल भी इस पर चर्चा की, परसों भी चर्चा की। विरोध प्रदर्शन पूरी दुनिया में करते हैं, जिनेवा में अभी थोड़े दिनों पहले किया, G20 में किया, रूस हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कहाँ नहीं होता है, और हर ढंग से होता है। महिलाओं का आंदोलन देखा, पूरे फुल नेकेड होकर के आंदोलन किया यूरोप में। करते हैं लोग, यहाँ इनको क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? और इस आंदोलन उसके बाद में ये पूरा का पूरा मामला सियासी है, सियासी पारी अपने हाथ में लेने की कोशिश है, या कुछ और है? दो बातें हैं राजीव जी, बल्कि तीन। आज के मुद्दे तीन हैं। एक आपने असम का मुद्दा भी उठाया, वो मैं अगले राउंड में बात करूंगा उस पर। जी महत्वपूर्ण बातें हैं उसमें भी, लेकिन दो बातें हैं। एक तो है भारत अमेरिका ट्रेड डील और अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का फैसला, और उसके पहले मैं बात रखता हूं जो ये मुद्दा चल रहा है प्रदर्शन का। एक बात बड़ी सिंपल सी है कि मुझको अगर खरोंच आ जाए पैर में, कोई कांटा चुभ जाए, तो क्या मैं प्लास्टर चढ़वाऊंगा? क्या वो मैं इमरजेंसी भर्ती हो जाऊंगा? क्या मैं 5 डॉक्टरों से सलाह करूंगा? नहीं, एक सिंपल सी पट्टी बांधूंगा, काम पे निकल जाऊंगा। मामला यही है कि एक छोटा सा प्रदर्शन 5 लोगों का, 10 लोगों का, उस पे जो इतना रिएक्शन, नीजक रिएक्शन कि कैबिनेट मिनिस्टर खड़े हो गए, पुलिस मुकदमे दर्ज कर रही है, पूरा गोदी मीडिया लगा हुआ है, बड़े बड़े बुद्धिजीवी जो हैं वो हिल गए, तो इसका मतलब है कि प्रदर्शन कामयाब रहा। जो वो करना चाहते थे उन्होंने कर दिया, सरकार हिल गई। अगर सरकार हिली नहीं होती इस प्रदर्शन से, तो इस तरीके का रिएक्शन नहीं आता। इसका मतलब है कि बहुत नाजुक स्थिति में है। और जो राहुल गांधी का संदेश है, कॉम्प्रोमाइज प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये कॉम्प्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर का मुद्दा जो है वो लग गया है, तीर सही निशाने पे लगा है। वरना ये 4-5-7 लोगों का प्रदर्शन था, कमीज उतार के पुलिस से धक्का मुक्की करके बाहर निकाल देते, वो 151 और ऐसी कोई धाराएं लगा के उनको वो कर देते, आप डिटेन करते, शाम को छोड़ देते। लेकिन आपने मुकदमे दर्ज किए, पुलिस लगी हुई है उसमें, पूरा गोदी मीडिया लगा हुआ है, पूरा गोदी मीडिया है, 5 दिन की रिमांड है साहब ने। हाँ, तो इस फिर मंत्री उतर गए, बीजेपी के प्रवक्ता उतर गए, तमाम सारे उद्योगपति और इनके खेमे के बुद्धिजीवी, कुछ इधर के बुद्धिजीवी भी कंफ्यूज हो गए। तो सवाल ये कि इसका मतलब है कि ये जो कॉम्प्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर है, ये मामला गंभीर होता जा रहा है। ये मोदी जी इससे परेशान है। एक तो इसका सीधा पॉलिटिकल संदेश ही है, मैं इसके बहुत डिटेल में जाना नहीं चाहता हूँ। हो गया, प्रदर्शन होते हैं। हमने तो कल भी कहा था कि 26 जनवरी 1950 को जो हमने संविधान बनाया और अपने आप को दिया, उसमें ये मान के दिया कि प्रदर्शन होंगे, और प्रदर्शन नॉर्थ कोरिया में नहीं होते हैं, प्रदर्शन लोकतांत्रिक देशों में ही होते हैं। दूसरी एक बात जो है वो कि जो ट्रंप का मामला है, वो बहुत गंभीर मामला है, और देश के लंबे दौर के जो आर्थिक हमारे हित हैं, जो हमारे कृषि का के हित हैं, जो तमाम हित हैं, सामरिक हित हैं, उन सब के साथ समझौता हो रहा है। और ये बहुत गंभीर मामला है, इस पे सवाल उठने चाहिए। सवाल सबसे बड़ा राजीव जी ये है
कि आपने 18 दिन वेट क्यों नहीं, इंतजार क्यों नहीं किया। 18 दिन अगर आप इंतजार करते तो आपको नेगोशिएट करना होता 10% से, आपने नेगोशिएट करना शुरू किया 50% से। 25% रूस से तेल मंगाने वाला भी था, और आपने सारे दरवाजे खोले, कृषि के दरवाजे खोले। आपने ये भी माना कि हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, हम 0% टैरिफ लगाएंगे अमेरिका के प्रोडक्ट पे। तो इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ा क्योंकि आप दबाव में थे, और 18 दिन का आप इंतजार आपने किया होता तो आज आपकी जो नेगोशिएटिंग टेबल पे आपकी स्थिति मजबूत होती। तो 18 दिन इंतजार क्यों नहीं किया? जरा सोचिए राजीव जी कि 5 कंसुलेट हैं हमारे अमेरिका में जी, एक एम्बेसी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका में भारत के राजदूत रह चुके हैं। हरदीप पुरी अमेरिका में पोस्टर रह चुके हैं, और न जाने किससे किससे वो ईमेल और बातचीत भी करते मिलते हैं वहां पे। बड़ा डीप पेनिट्रेशन है उनका अमेरिका में, हम सब देख चुके हैं एप्स्टीन फाइल के जरिए। तो उसके बाद आपने, अब मैं बता देता हूँ, कीमत बता देता हूँ, $1.8 मिलियन टैक्स पेयर के पैसे पर SHW LLC नाम की एक आपने लॉबिंग फर्म हायर की हुई है। वो लॉबिंग फर्म सिर्फ टैरिफ के लिए ही हायर की हुई है। उसके बाद आपने $75,000 प्रति माह के पैसे पर मरकरी नाम की एक लॉबिंग फर्म हायर की हुई है। भारत के टैक्स के पैसे पर मिलियंस ऑफ डॉलर की आपने लॉबिंग एजेंसी हायर की हुई है। आपको पता नहीं चला कि सुप्रीम कोर्ट वहां की क्या करने जा रही है? आपको खबर ही नहीं थी, आपको हवा नहीं थी। इतने लोगों ने इतना बड़ा डिप्लोमेटिक हमला, इतने करोड़ों रुपए की लॉबिंग फर्म, इतने बड़े अपने आप को कहते हैं लेजर आई डिप्लोमेसी, एस जयशंकर, आपको किसी ने नहीं बताया कि भाई 18 दिन वेट कर लो, सुप्रीम कोर्ट कुछ कर सकता है। आपने जल्दबाजी में फैसला कर लिया। और अब आप देखिए, कल आपने सुन लिया होगा, अगर हो तो आप सुनवा भी सकते हैं। यहाँ भी ट्रंप ने खुलेआम कह दिया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद कह दिया कि हमारा भारत के साथ जो करार है वो है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू भी होगा तो अमेरिकन हिस्से पर लागू होगा 18% टैरिफ पे। लेकिन भारत ने जो 0% टैरिफ कर दिया है, भारत ने जो एग्रीकल्चर के दरवाजे खोल दिए हैं, भारत ने जो वादा कर लिया कि हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, हम वेनेजुएला और अमेरिका से तेल खरीदेंगे, ये तो खुल गया, ये तो वापस नहीं हो रहा। इस पे अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट का कोई जो है वो जजमेंट लागू नहीं हो रहा। और अब आप देखिए कि एक 2 ब्यूरोक्रेट, सीनियर ब्यूरोक्रेट, IAS ऑफिसर, दोनों मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के, दर्पण जैन और राजेश अग्रवाल, ये परसों अमेरिका जा रहे हैं। ये क्या नेगोशिएट करेंगे जब आपकी सरकार का मुखिया ही जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो गया है? इसलिए कॉम्प्रोमाइज वर्ड से दिक्कत हो रही है। इसलिए पांच लड़के अगर प्रदर्शन करते हैं तो पूरी सरकार हिल जाती है। ऐसा लगता है कि किसी ने एटम बम गिरा दिया हो। अरे ये 6-7 लड़के युवा शर्ट खोल के प्रदर्शन कर दिया, क्या हो गया? लेकिन उस पर अगर आपने इतना बड़ा रिएक्शन किया है कि मामूली चोट पे आपने प्लास्टर बांध दिया, ICU में भर्ती हो गए, तो इसका मतलब है कि ये कॉम्प्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर का जुमला आपके ऊपर लग रहा है। और पूरे देश की निगाहें हैं कि अब ये दर्पण जैन और राजेश अग्रवाल जो परसों अमेरिका जा रहे हैं, ये क्या नेगोशिएट करते हैं, कैसे भारत के हितों को जो है वो रोक बचाते हैं। मुझको नहीं लगता कि ये कामयाब हो गए। कामयाब होना होता तो इतना बड़ा हमला लगा हुआ था, क्यों नहीं किया? ये सवाल के जवाब देने चाहिए। ये लड़के वहां पे कैसे घुस गए, उन्होंने शर्ट क्यों उतार दी और कपड़े कैसे पहने हुए थे, ये सवाल नहीं है देश के सामने। देश के सामने सवाल ये कि हम अमेरिका के आर्थिक गुलामी के दरवाजे पे खड़े हैं। क्या हम अमेरिका की कॉलोनी बन जाएंगे? सवाल ये है, मोदी जी को देना चाहिए। जी राजीव।
जी बिल्कुल बिल्कुल, कई सारे सवालों का जवाब नरेंद्र मोदी जी को देना होगा आने वाले समय में, लेकिन उससे पहले जो कुछ चल रहा है, जो तस्वीरें हैं वो आप लोग देख रहे हैं। जरा स्क्रीन पर हमारे तमाम साथियों को ले आइए और चर्चा आगे बढ़ाते हैं। अंशु जी, आपके पास आना चाहता हूं, कैसे देखती हैं आप इस पूरे यूथ कांग्रेस ने जो किया, उस पर भी आपकी प्रतिक्रिया? अमेरिका की बात करेंगे बाद में, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ दे रहे थे प्रशांत जी, और कैसे झटका लगा है डोनाल्ड ट्रंप को और वहाँ के कोर्ट ने, जबकि अमेरिका में 9 टोटल जज थे, जिसमें से 6 ने डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के खिलाफ फैसला सुनाया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अमेरिका की जो लोकतंत्र है वो कितना मजबूत है, इससे ये समझ में आता है कि इसमें से टोटल 9 में से 6 जजों की नियुक्ति, उसमें से 2 की डोनाल्ड ट्रंप ने खुद की आने के बाद, और बाकी जो 4 थे वो भी रिपब्लिकन्स के तरफ से ही वो किए गए हैं नियुक्त। उसके बाद भी उन्होंने अपने देश के कानून की रखवाली की है। कानून का रखवाला, असर रखवाला यही होता है। कानून दिखाई देना चाहिए उस समय, ये नहीं कि कौन हमारा है कौन पराया है, ये बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन खैर, उस पे आएंगे। उससे पहले यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन क्या इतना ज्यादा खतरनाक था? और इसकी रचना, जो व्यूह रचना है, वो राहुल गांधी ने की। बहुत ही खतरनाक इंसान, जो अब नरेंद्र मोदी और यहां की महिला सांसद नरेंद्र मोदी को दांत काट सकती थी, उनके ऊपर हमला हो सकता है। ये सारी चीजें, संसद से लेकर सड़क तक जो बातें आ रही हैं, इसकी गंभीरता को, इसकी गहराई में जाने की जरूरत मैं आप लोगों के जरिए थोड़ा समझना चाहता हूं। और जो बात यहां पर प्रशांत जी भी और डॉक्टर साहब राकेश पाठक जी भी जो कह रहे थे, बहुत महत्वपूर्ण, कि अब अगर आप आंदोलन के तौर तरीके बना रहे हैं, नियम कायदे तैयार कर रहे हैं, तो फिर संविधान को किनारे रख दीजिए। तब तो फिर संविधान को किनारे रख दीजिए, जहां आपको वो आजादी दी गई है कि आप प्रोटेस्ट कर पाएं, जहां आप अपनी बात रख सकें। भाई ये भी तो, अगर आप हमको संसद में बोलने नहीं दे रहे हैं, आप अगर सड़क पे बोलने नहीं दे रहे हैं, तो फिर तो हो गया, फिर तो नॉर्थ कोरिया बन गए आप, यही मानेंगे। लेकिन इसकी गहराई में जरा चलें। आखिर इसके जरिए क्या सचमुच यहां पर नरेंद्र मोदी की सरकार को कोई खतरा, कोई चिंता, सरकार को खतरा मतलब सरकार जाने का डर, यह सता रहा है? क्या यहाँ की जनता जो है वो सच्चाई जान रही है, या उसके जानने के करीब पहुंच चुकी है, जिसको रोकना है? क्या कुछ है, क्या चल रहा है, आपके जरिए समझना चाहता हूं। देखिए राजीव जी, कोई भी लोकतांत्रिक देश है तो उसमें सबसे बड़ा अधिकार जनता का, सबसे बड़ा वो बता सके कि वो क्या गलत कर रही है, कि क्योंकि किसी भी एक डेमोक्रेसी में आखिरकार जनता मालिक होती है, जनता चुनती है। और ये तो खुद अपने आप को कहते हैं कि हम प्रधान सेवक है। तो जनता को गलतियां बताने का भी हक है, और जो प्रमुख राजनीतिक दल होते हैं, जो विपक्षी दल होते हैं, उनका तो ये और भी बड़ा दायित्व बनता है कि वो इन चीजों को सामने लाए और विरोध करे। अगर लोकतंत्र में ही विरोध नहीं करने दिया जाएगा तो कहां करने दिया जाएगा। और बात यहां पर इस तरीके से उठाई बीजेपी ने, और इसको लेकर एक इतना बड़ा एक प्रपंच रचा कि एक इंटरनेशनल समिट में और सम्मेलन में वो इस तरह से कर रहे थे, जिससे एक देशद्रोही जैसा काम किया, या उन्होंने देश को बदनाम किया। तो आपको बता दें कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में ये कोई नई चीज नहीं है। वहां ऐसे बड़ी बड़ी जगहों पर इस तरीके के समिट में या ग्लोबल कार्यक्रमों में विरोध जाहिर किया जाता है, वो इसलिए कि ऐसे मंच से ज्यादा उनकी आवाज दूर तक जाए। और अगर वो अहिंसक है, अगर उसमें कोई हिंसा नहीं है, शांतिप्रिय तरीके से हो रहा है, तो आप उसको होने देना चाहिए। और हमने ऐसा देखा है कि ऑस्कर के समारोह चलता रहता है और बाहर विरोध प्रदर्शन होता है, स्टेडियम में मैच चलता है या गेम चल रहा होता है, विरोध प्रदर्शन होता है। ओलंपिक के बाहर विरोध प्रदर्शन हुए हैं। ग्रेटा थनबर्ग ने यूनाइटेड नेशन के बाहर विरोध प्रदर्शन किए हैं। उनको कोई रोक नहीं रहा, या उन पे मुकदमे नहीं दर्ज किए जा रहे, या उनकी आवाज को खत्म नहीं किया जा रहा। लोकतंत्र का मतलब ही क्या होता है? तो अगर ये शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे तो उन्हें इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। और अगर उन्हें हटाना था तो उसके दूसरे तरीके थे। लेकिन उसके बाद जो बीजेपी ने इसको पूरे देश में एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की, कांग्रेस के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ, कि ये साजिश रची गई। उन्हें तो हर चीज में साजिश नजर आती है, विरोध में भी साजिश नजर आती है। वो तो जब किरण रिजिजू ये कह रहे हैं
कि जो हमारे एलो हैं राहुल गांधी है वो देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है, तो आप उनसे क्या और उम्मीद कर सकते हैं जब वो इस तरह के नैरेटिव कर रहे हैं। और ये आज से नहीं हो रहा, 2012-14 से देखिए, अगर इनकी कड़ियों को जोड़ना चाहे तो हम देखते हैं कि किस तरह से पूरा एक लोकतांत्रिक ढांचा और एक लोकतंत्र की सारी संस्थाओं को तोड़ने का काम किया है बीजेपी ने। ये बात शुरू होती है कैग से, विनोद राय से, चाहे वो अन्ना हजारे आंदोलन से, चाहे वो स्वामी रामदेव से, कि किस तरह से एक ईमानदार, शुचितापूर्ण और जो सही काम कर रही थी डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार, उसके विरुद्ध एक इस तरह का षड्यंत्र वाला आंदोलन तैयार किया गया। और लेकिन तब भी लोकतांत्रिक मूल्य इतने सशक्त रखे थे कि ये आंदोलन हुए, भले ही इनके पीछे कुछ भी रहा हो, लेकिन इन्होंने सारे मूल्यों को तार तार किया है, ताक पर रखा है। इन्होंने गालीबाज नेताओं को जन्म दिया। इनके प्रवक्ता को देखिए, वो किस आक्रामकता से, किस बदतमीजी से, किस बेहयाई से आकर नेशनल टेलीविजन पे बात करते रहे, विपक्ष के नेताओं को गालियां देते रहे, जो सो बोलते रहे। सिर्फ टेलीविजन पे नहीं, इनके तो नेता आप देखिए कि संसद में खड़े होकर अल्पसंख्यक समुदाय के लिए क्या क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं। वो जब रोए थे वहां पर एक बीएसपी के सांसद, तो सबने देखा था कि क्या उनको बोला गया था। और ये इनाम देते हैं ऐसे गालीबाज सांसदों को, अपने नेताओं को। तो एक पूरा कल्चर इन्होंने चेंज किया, पूरा एक आक्रामकता, एक गली के गुंडे वाला कल्चर इन्होंने राजनीति में लाया, जो कांग्रेस के कल्चर से बिल्कुल इतर था। और कांग्रेस को एक लंबे समय तक समझ नहीं आया कि इसका जवाब कैसे देना है, क्योंकि वो एक परंपरा नहीं रही थी कभी भी, एक लोकतंत्र की एक स्वस्थ परंपरा और इस तरह की। लेकिन जब एक बेहयाई की, एक आक्रामकता की जब हद हो जाती है, तो उसी की भाषा में जवाब देना शुरू कर देना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से ये कांग्रेस के जो युवा जो दल है उन्होंने प्रदर्शन किया है, और जो कांग्रेस इनको मजबूती से सपोर्ट कर रही है, बहुत बढ़िया काम कर रही है। अब इस पर हमें बात करनी चाहिए कि कांग्रेस अब उसी आक्रामकता के साथ जवाब दे रही है जो उसे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गुंडागर्दी पे उतरे या बेहाई या गालीबाजी पे आप उतरे, लेकिन उस भाषा में आपको जवाब देना है, दूसरे तरीकों से उनकी आक्रामकता को उसी अंदाज में आपको दिखाना है और जनता को बताना है कि हम किसी गलत कॉज के लिए नहीं लड़ रहे हैं। तो ये आक्रामकता भी बहुत जरूरी है। और आज बीजेपी ने जहां जहां ये प्रदर्शन किए, तो उन्होंने केवल ध्यान भटकाने की कोशिश की, केवल ये जताने और दिखाने की कोशिश की कि ये मुद्दा हम छोटा कर दे, कि वहां एआई में क्या हो रहा था, वहां चाइना के रोबो कुत्ते को दिखाया जा रहा था, इसकी कोई बात ना हो। वहां पर कैसे जब एआई के सीईओ का हाथ उठाते हैं और वो कैसे अटपटा जाते हैं, सकपका जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई चुनावी रैली चल रही है। तो वो क्या हमारे बेइज्जती के पल नहीं थे? जब पूरा सिस्टम कियोस में हो जाता है और 6-6 घंटे तक लोगों को दिल्ली की सड़कों पर पैदल चलना पड़ता है इस सम्मेलन की वजह से। हमें तो एक सम्मेलन करना भी ठीक से नहीं आता है। एक मेरे मित्र ने उसके बाद एक बड़ा ही व्यंग अपना दिखाया था एफबी पे, कि इससे सीख लेनी चाहिए कि हम लोगों को कम से कम ओलंपिक का आयोजन नहीं करना चाहिए। यह पहले भी देख चुके हैं कि खिलाड़ी यहाँ पर किस तरह से लौटे हैं, क्या क्या चीजें हुई है। जब हम एक इंटरनेशनल आयोजन ठीक से नहीं कर पाते, हमारी भद तो खुद पिट रही है जी। और जब ये अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जा रहा था, तो दूसरे देशों में तो ऐसा होता है कि वहां लोग इस चीज को भी अप्रिशिएट करते हैं कि इस देश में इतना मजबूत लोकतंत्र है कि यहाँ पर आवाज उठाने की इतनी आपको आजादी है। तो यहाँ हमारी, अगर आप लोकतंत्र को ही खत्म कर देना चाहते हैं तो वो अलग बात है। अगर आवाज उठाना, विरोध करना आपको लग रहा है कि ये देशभक्ति नहीं है, तो फिर आप एक नए प्रतिमान गढ़ रहे हैं। क्योंकि उन्होंने क्या अपनी टी शर्ट पे लिखा था, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। उन्होंने सरकार या देश नहीं कहा था। क्या प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं हो सकती? क्या प्रधानमंत्री की आलोचना होना मतलब पूरी सरकार की आलोचना, पूरे देश की आलोचना है? उन्होंने यही कहा ना कि प्रधानमंत्री मोदी देश नहीं है, आरएसएस देश नहीं है, और ये देश एक डाइवर्सिफाइड देश है और देश सबका देश है। अगर देश के किसी हितों से, मूल्यों से अगर समझौता हो रहा है, जो अभी ट्रेड डील में हुआ है, बिल्कुल सही कह रहे थे प्रशांत जी कि हमको नहीं पता था कि वहां सुप्रीम कोर्ट में इस तरह का फैसला आने वाला है, कि हम उसका इंतजार नहीं कर सकते थे और हमने इस तरह से अपने हितों को पूरा दांव कर लगाया। तो ये जो सारी चीजें हैं, बीजेपी ने इनको इस तरह गढ़ा
कि अब इनकी भाषा में जवाब देना उनको जरूरी है। आज क्यों इनको जो है आरजेडी की जो प्रवक्ता हैं, चाहे वो प्रियंका हो या फिर जो दूसरी प्रवक्ता है, वो क्यों इनको चुभती हैं? क्योंकि अब वो इनको उनकी भाषा में जवाब देती है। जो इनके गालीबाज संबित पात्रा, जो इनके गौरव भाटिया, ये जो मनाए सो कह सकते थे, इन पर कभी कोई लगाम लगाने की जरूरत इनको महसूस नहीं हुई। इनके सांसद जो गाली दे सकते थे, मुस्लिम को जो भी कह सकते थे, इनको उसमें उनको बहुत अभिमान इनको महसूस होता था। इनके जो बाकी नेता हैं, अनुराग जो है वो भी कुछ भी बोल सकते थे, तो उनको कभी बंद नहीं किया गया। कपिल मिश्रा कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कभी कुछ नहीं कहा गया। और हाल फिलहाल में भी ऐसा होता रहा है। राहुल गांधी के विषय में क्या कुछ नहीं कहा गया। और उनको तो देखिए, बताइए कि जो ओम बिरला के साथ फोटो खिंचा रहा है, वो आदमी खुले आम आकर इस तरह की धमकी दे रहा है मारने की, लेकिन एक टीवी चैनल इसको नहीं दिखा रहा है। तो जिस तरह से पूरे मीडिया को आपने अपने कब्जे में किया, एक बेहुदा तरीके से आप एक आक्रामकता लाए और अब आप लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं कह रही हूं कि कांग्रेस अगर इसका जवाब इस तरीके से दे रही है, तो ये अब उनकी रणनीति सही है। इस रणनीति पर उनको बहुत पहले आ जाना चाहिए था। मैं तो कह रही हूं देर से आए लेकिन दुरुस्त आए, और ये आक्रामकता अब उनको भी बरकरार रखनी चाहिए, क्योंकि देश ये देख रहा है कि ये ऐसे ही उल जलूल मुद्दों में फंसाते हैं। जब बात ट्रेड डील की करनी है, जब बात किसानों के हित की करनी है, जब चीन हमारे पर क्या कर रहा है उसकी सुरक्षा की करनी है, तो ये वंदे मातरम गवाते हैं। उसके पर बात डिबेट करते हैं। डिबेट क्या होनी है, किताब से डरकर भाग जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये लोग अब समझ रहे हैं, और अब जो जवाब है वो संसद में भी नहीं मिलेंगे, चुनावों में भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि सारी संस्थाएं तो आपकी मैनेज्ड हैं। तो आपको अब जनता के पास ही जाना है, अब वहीं से आंदोलन उठने हैं और आपको वहीं गैल्वनाइज करना है। तो ये अगर समझ गए हैं कांग्रेस वाले लोग और राहुल गांधी, तो मुझे लगता है कि ये तो एक शुभ संकेत है। मैं तो इसको कुछ बुरा नहीं मान रही, और इसमें देश की बेइज्जती नहीं है। अगर आपका लोकतंत्र जिंदा है तो प्रोटेस्ट होने चाहिए, विरोध होने चाहिए, जब तक कि वो शांतिपूर्वक है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अमलेंदु जी, कैसे देखते हैं आप यहाँ पर, क्यों बीजेपी इस एक छोटे से प्रोटेस्ट को इतना बड़ा बना रही है? इस प्रोटेस्ट को तो बीजेपी ने बड़ा बना दिया ना, नहीं तो किसी कोने में पड़ा 12 लोग हैं। बिल्कुल राजीव जी, दो बातें समझ में आती हैं। पहली तो ये कि मोदी जी के खिलाफ बीजेपी में षड्यंत्र बढ़ गए हैं, और जो लोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इसको लेकर, और जो भी बयानबाजी कर रहे हैं या कांग्रेस के दफ्तरों प्रदर्शन कर रहे हैं, वो सब मोदी जी के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। अब राजीव जी, ये 11 लोग गए और जाकर इन्होंने सिर्फ नारे लगाए कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, नारे लगा के चले आते। ये थोड़ी देर के लिए फ्लैश होता टीवी की स्क्रीन पे, उसके बाद गायब हो जाता। लेकिन अब इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, बार बार ये विजुअल दिखाए जा रहे हैं, हम भी ये विजुअल दिखाने को मजबूर हैं। वो जो गोदी मीडिया कहा जाता है, वो भी ये विजुअल दिखा रहा है। जब किरण रिजिजू की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाएगा 5 मिनट 42 सेकंड की, तो ये भी दिखाना पड़ेगा ना कि किरण रिजिजू प्रेस कॉन्फ्रेंस किस पे कर रहे हैं, तो इस पे कर रहे हैं, किस बात पे कर रहे हैं। टी शर्ट्स में क्या लिखा हुआ है, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज। तो राजीव जी, मुझे लगता है कि मोदी जी के खिलाफ बीजेपी के अंदर षड्यंत्र बहुत ज्यादा हो रहे हैं। मोदी जी को बहुत समझ जाना चाहिए और इन षड्यंत्रकारियों से मोदी जी को निपटना चाहिए, जो मोदी जी को बदनाम करने पर तुले हुए इस तरीके से। बताइए, 11 आदमी कह रहे थे पीएम मोदी इज कॉम्प्रोमाइज, ठीक है, 11 कह के और वहां से निकल जाते। लेकिन अब किरण रिजिजू प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, संबित पात्रा जो है कुछ कह रहे हैं, कांग्रेस के दफ्तरों पर जो है हमले हो रहे हैं। तो ये साफ तौर पर समझा सकता है कि मोदी जी के खिलाफ जो है वो बीजेपी के अंदर षड्यंत्र हो रहे हैं। दूसरा राजीव जी, ये कि अगर किरण रिजिजू साहब के आरोप सही हैं कि राहुल गांधी के यहाँ बैठकर जो था ये षड्यंत्र रचा गया, वहाँ प्लानिंग बनी, और दिल्ली पुलिस भी कह रही है कि उसे मालूम करना है कि प्लानिंग कहाँ बनी, टी शर्ट कहाँ छपी, तो मुझे लगता है राजीव जी कि अब राहुल गांधी जो हैं वो अब इस देश के अंदर आंदोलन कैसे होगा और क्या होगा, इसकी भी अब रणनीति तैयार करने लग गए हैं राहुल गांधी। और बीजेपी अब मजबूर है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी रणनीति क्या तैयार करते हैं। दिल्ली पुलिस की जो एफआईआर बताती है और जो दलीलें हैं उसकी, वो इसी तरफ संकेत करती हैं। किरण रिजिजू की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यही संकेत देती है कि राहुल गांधी बहुत बढ़िया रणनीति बनाने लगे हैं विपक्ष की। और बताइए, 11 लोगों के दम पे राहुल गांधी जो है, मतलब 2 दिन से तो कांग्रेस छाई हुई है। कल जो है, कल पूरे दिन भर ये चलता रहा। आज चूंकि जो है सब जगह दफ्तरों पे हमले हो रहे हैं कांग्रेस के, तो वैसे अब चर्चा में है।
तो यानी जो काम करना चाहिए था वो 11 लोगों के जरिए वो कांग्रेस ने बखूबी कर लिया। अब राजीव जी एक बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया जाता, पुलिस की लाठी चलती, जगह जगह से कार्यकर्ताओं को लाना पड़ता, उस पर खर्चा होता। 11 लोगों से वो काम करा लिया जो 11 लाख की जो भीड़ थी वो नहीं कर पाती। तो ये तो बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। मुझे लगता है कि अब बीजेपी अब कुछ भी आरोप लगाती है, कुछ करती है, लेकिन राहुल गांधी ने अपना काम कर लिया, जैसा कि बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी ने इसकी जो था वो साजिश रची थी, बीजेपी के शब्दों में साजिश रची थी। तो राहुल गांधी ने अपना काम कर लिया। लेकिन राजीव जी इसके साथ साथ ये भी है कि पूरी दुनिया में अब मोदी जी की बदनामी बहुत ज्यादा हो रही है, और अब समझ जाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि आप देश की अंदरूनी पॉलिटिक्स में आप कुछ भी करते रहिए, लेकिन इस तरीके की चीजें अगर आएंगी तो बदनामी कुछ ज्यादा ही होगी। अभी कह रही थी अंशु जी की ग्रेटा थनबर्ग जो है वो यूएन के बाहर प्रदर्शन करती है, एफआईआर दर्ज नहीं होती है, लेकिन ग्रेटा थनबर्ग पे भारत में एफआईआर दर्ज हो जाती है। किसान आंदोलन के दौरान ग्रेटा थनबर्ग पे एफआईआर दर्ज है भारत में, और वो भी एक ट्वीट करने को लेकर है। और 4 दिन तक उस पर हमारा गोदी मीडिया ने उस पर बहस की थी कि टूल किट वहीं से आया था टूल किट। तो राजीव जी अगर ये टूल किट वाले मसले ही है तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी की टूल किट जो है वो बीजेपी की टूल किट से ज्यादा काम कर रही है। फिर तो बीजेपी की टूल किट जो है राहुल गांधी की टूल किट को ही बढ़ावा दे रही है। अब राहुल गांधी ना मीडिया से बात कर रहे हैं, ना कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी कर रहे हैं, लेकिन सारा मीडिया जो दिखा रहा है कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने क्या किया। अब मोदी जी के बारे में पूरी दुनिया को मालूम है नहीं हो कंप्रोमाइज है कि नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया आप जान रही है कि मोदी जी कंप्रोमाइज है, और भारत में प्रदर्शन हो रहा है एआई समिट में कि मोदी जी कंप्रोमाइज है। तो ये कंप्रोमाइज की सवाल तो पूछा जाएगा ना, सवाल पूछा जाएगा कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में था और 10 दिन में सुनवाई होनी थी, फाइनल उस पर फैसला आना था, तो उससे पहले आपने क्यों ट्रेड डील पर साइन कर दिया? क्यों ट्रेड डील आपने कर ली? डील क्यों की आपने? ये सवाल तो पूछा जाएगा ना मोदी जी से। और उसके बाद याद है ना कैसे स्वागत हो रहा था संसद भवन के हॉल में। बिल्कुल। तो बिल्कुल राजीव जी ये बात जो है आपकी ये 100% सही है कि सवाल होंगे और सवाल हो भी रहे हैं। लेकिन ये राजीव जी हम लोगों की कहावत है कि वो 100 जूते भी खाए और प्याज भी खाई, तो यहाँ तो वो वाली कहावत चरतात हुए जा रही है। यानी आपने ट्रंप से हामी भी भर दी कि आप समझौता कर मतलब ट्रेड डील कर रहे हैं, और ट्रेड डील कब हो गई, किसने दस्तखत किया, ये अभी तक नहीं मालूम। लेकिन ट्रंप जो बता रहे हैं वो सारी दुनिया को मालूम पड़ रहा है कि ये जो है ट्रंप ने कोई डील की घोषणा की है, और मोदी जी ने उसमें हामी भर दी और अपना उन्होंने माला भी पहन ली है। अब माला पहनने की इतनी जल्दी थी भाई, थोड़े दिन रुक ही जाते, 10 दिन और रुक जाते, 10 दिन रुक कर ही माला पहन लेते। नहीं फिर तो लेकिन राजीव जी मसला फिर नहीं पहन पाते। नहीं माला पहन सकते थे। माला में कुछ नहीं, मोदी जी कहीं भी माला पहन सकते हैं राजीव जी। मोदी जी तो माला में 300 लाशें पड़ी होती हैं उड़ीसा में, जहां होती है वहां भी जाके माला पहन लेते हैं। तो मोदी जी तो माला कहीं भी पहन सकते हैं। तो मोदी जी तो माला उत्सव जीवी है ना, तो उत्सव कहीं भी मना सकते थे, वो कहीं भी मना सकते थे। लेकिन ये उत्सव जीविता में प्रधानमंत्री ने जो अपनी जगहसाई करवाई है, अरे वो फाइलें आ गई थी, अगर कुछ आ भी गई थी तो कहते भाई ट्रंप तुझे जो करना वो कर ले, हम इन फाइलों से नहीं डरते, हम अपने देश के हितों के साथ समझौता नहीं करेंगे। तो राजीव जी मोदी जी का स्थान जो था वो हम लोगों के दिल में भी बढ़ जाता। हम लोग भी कहते भाई बहुत अच्छा प्रधानमंत्री मिला है, 56 इंच की छाती वाला है, एक अकेला सब पर भारी है। ट्रंप को इसने जवाब दे दिया कि जाओ कुछ भी फाइलें तुम निकालते रहो, हम तुम्हारे आगे झुकने वाले नहीं। लेकिन अब तो राजीव जी चर्चा यही हो रही है कि आप झुके हुए हैं, क्योंकि आपने तो थैंक यू बोल दिया ट्रंप साहब को। थैंक यू ट्रंप साहब, आपने डील कर ली है, बहुत अच्छी बात है। और ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया, और स्पष्ट ही नहीं किया कि हम भारत पे टैरिफ लगाएंगे और भारत हमको टैरिफ देगा और हम शून्य टैरिफ देंगे। ये भी कहा उसने कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका को लूट रहे थे, ये शब्द है ट्रंप के। आपकी दोस्ती कितनी अच्छी है वो ट्रंप बता रहा है कि आप जो थे, मतलब ट्रंप आपका दोस्त जो है, माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, वो कह रहा है कि नरेंद्र मोदी अमेरिका को लूट रहे थे। राजीव जी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल तो राहुल गांधी ने भी नहीं किया मोदी जी के लिए। व्हाइट हाउस पे आके धरना देंगे अब किरण रिजिजू साहब, अमेरिकी दूतावास के आगे धरना देंगे संबित पात्रा, ट्रंप के पुतले जलाएंगे क्या? है हिम्मत तो जलाओ, बिल्कुल जलाओ। राहुल गांधी के खिलाफ अगर आप मोर्चा निकाल सकते हैं, 11 लोग अगर पहुंच गए मोदी कंप्रोमाइज की टी शर्ट लेकर, तो आप जगह जगह हमले कर सकते हैं। तो भाई अमेरिकी दूतावास पाकिस्तान में थोड़ी है, पाकिस्तान में तो पाकिस्तान का है, यहाँ है, वहां जाके करो प्रदर्शन कि ट्रंप तेरी कब्र खोदेगी,
लगाओ नारे जाकर कि ट्रंप तेरी कब्र खुदेगी, जैसे लगा रहे थे राहुल तेरी कब्र खुदेगी, लगाओ जाकर किनारे, हिम्मत है तो, 56 इंच की छाती वाले हो तो। लेकिन आपका जोर जो है वो यही चलता है, क्योंकि अभी आप सरकार में हैं। जी राजीव जी बिल्कुल, सत्ता पक्ष है, सत्ता पक्ष लेकिन परेशान क्यों है, ये एक बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश हम कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि अगर 10-12 लोग जाते हैं, 11 लोग जाते हैं, वो भी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता जाते हैं और प्रदर्शन करते हैं, वहाँ टी शर्ट उतारते हैं और आगे बढ़ते हैं। जो तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं, हालांकि इसके बाद जो कुछ हुआ इसको हम भी नहीं दिखा सकते, क्योंकि मार पिटाई हुई इन लोगों के साथ में, काफ़ी इनकी पिटाई हुई है पीछे से वहाँ के कुछ लोगों ने। और इसी तस्वीर में आप छोटा सा उसका हिस्सा कई बार एक झलकी आप लोगों तक पहुंच भी रही होगी, अगर ध्यान से देखे होंगे आप तो। दिल्ली पुलिस वहीं पर थी, लेकिन आज दिल्ली पुलिस ने 5 दिन की रिमांड मांगी और 5 दिन की रिमांड दे दी गई और कहा गया कि जैसे नेपाल में जेनजी आंदोलन हुआ, सत्ता परिवर्तन करवाया गया, इन लोगों की साजिश भी वही थी और इस साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए। इसके पीछे कौन कौन लोग हैं, टी शर्ट कहाँ से प्रिंट करवाई और कैसे आए, वो सारी चीज़ें, सारी जानकारी के लिए 5 दिन का समय चाहिए और इसलिए इनको 5 दिन की रिमांड चाहिए थी। 5 दिन की रिमांड दे दी गई। लेकिन दूसरी तरफ इनके जो वकील थे, यानी यूथ कांग्रेस के जो 4 नेता जो गिरफ्तार हुए हैं, इनके जो वकील थे, उन्होंने कहा कि अगर विरोध प्रदर्शन के नाम पर और जो विरोध प्रदर्शन करे उसके खिलाफ FIR कर उसको अगर ऐसे ही जेल में डाला जाएगा तो फिर संसद में भी विरोध प्रदर्शन होता है, कल को आप सांसदों के साथ भी ऐसा ही करेंगे। ये एक सही परिपाटी नहीं है, एक सही चलन नहीं होगा। लेकिन इसके पीछे की सियासत, पीछे का डर, सियासत को भी किनारे कर देते हैं। डॉक्टर राकेश पाठक जी, डॉक्टर साहब जरा आपसे समझना चाहता हूँ, ये आखिर डर क्या है? इसको मैं डर ही मान रहा हूँ, और ये डर क्या है, क्या किस चीज़ का? सत्ता खोने का डर या कुछ और डर? प्राथमिक डर तो सत्ता खोने का ही है, क्योंकि हम और आपने और इस देश ने देखा है डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के समय जिस तरह के आंदोलन दिल्ली में होते थे, अन्ना हजारे का आंदोलन हो, बाबा रामदेव का, क्षमा कीजिए लाला रामदेव का, अरविंद केजरीवाल का, इन सारे आंदोलनों के बाद सत्ता परिवर्तन हुआ है। हम और आप में से किसी ने कभी उन आंदोलनों के पीछे किसी तरह की साजिश नहीं देखी। लोकतांत्रिक राष्ट्र राज्य में सत्ता के खिलाफ प्रदर्शन करना, आंदोलन करना सबका अधिकार है। हम आज भी नहीं कहते कि अगर वो सत्ता परिवर्तन के लिए साजिश भी थी तो वो एक राजनीतिक उपक्रम था, उसके जरिए सत्ता परिवर्तन हो गया। लेकिन तब की सरकार ने न तो इस तरह का व्यवहार प्रदर्शनकारियों के खिलाफ किया, न किसी को देशद्रोही कहा, न उसमें इस तरह की साजिशें ढूंढने की कोशिश की कि उन प्रदर्शनकारियों को पकड़कर उनसे पूछा जाता कि किसके घर पर, किसके बंगले में बैठ के साजिश रची गई है। जी। अब जो कुछ हो रहा है उसके पीछे यही डर है कि अगर सचमुच में एक बार फिर जनता ने हमारी हकीकत समझ ली, उस आंदोलन में तो जो आरोप लगे थे वे सब अदालतों में खारिज हो गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार पर जितने बड़े आंदोलन थे, जिनके नाम पर आंदोलन चले थे, वे सारे आरोप लगभग शून्य साबित हो चुके हैं। एक आध कोई मुकदमा भी चल रहा होगा। लेकिन जो अंतर आया है, जो मैंने शुरू में संक्षेप में संकेत किया था कि आंदोलनों से निपटने के लिए अब सरकार क्या तैयारी कर रही है, उसको थोड़ा सा और विस्तार से बता देते हैं। यद्यपि उस वक्त भी डीवी लाइव पर एक विशेष वीडियो मैंने बनाया था। जुलाई 2025 में इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एक सम्मेलन आयोजित किया था जिसमें गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे। उसमें गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 1974 से लेकर अब तक हुए सारे जन आंदोलनों का खुलासा किया जाए, उन पर शोध किया जाए कि आंदोलन का क्या उद्देश्य था, उनके पीछे कौन लोग थे, किस तरह आंदोलन चला था, किसने फंडिंग की थी 1974 से लेकर अब तक के। और इसकी जिम्मेदारी गृह मंत्री ने, पुलिस का एक विभाग है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसे जिम्मेदारी दी है। इसके साथ साथ इस रिसर्च के लिए ये पूरी शोध होगी 1974 से लेकर अभी तक की। इस काम में ईडी को लगाया गया है, इसके अलावा सीबीडीटी को लगाया गया है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को लगाया गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ये सारी इकाइयां, पुलिस की रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकाई और ईडी, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, सीबीडीटी, ये सब मिलकर
ये पता लगाएंगे कि 1974 से लेकर अब तक जो आंदोलन चले थे, उन आंदोलनकारियों का नेता कौन था, उनके खाता नंबर क्या थे, उनमें पैसा कहां से आता था। इसके बाद गृह मंत्रालय एक मानक आंदोलन प्रक्रिया तय करेगा, जिसे एसओपी कहा जाएगा। बाकायदा उसके लिए एक सर्कुलर निकाला जाएगा भारत सरकार की तरफ से। उसमें लिखा होगा कि छात्र हो, मजदूर हो, राजनीतिक दल हो, कोई भी संगठन, समूह, व्यक्ति आंदोलन किस तरह चलाएगा, इसके दिशा निर्देश इस एसओपी के जरिए देश को बताए जाएंगे। तो आने वाले दिनों में हमारे देश की दशा भी कोरिया या चीन जैसी होने वाली है। बस इतनी कमी रह गई है कि आंदोलनों पर अभी थियाननमेन चौक की तरह टैंक नहीं चले हैं। कोई भरोसा नहीं, कल को इसकी भी नौबत आ जाए। देश के सम्मान पर लौटे, एक दो बातें और जोड़ना चाहता हूं कि देश का अपमान तब होता है जब भारत जैसे संप्रभु राष्ट्र के प्रधानमंत्री के बारे में अमेरिका का राष्ट्रपति हवा में उड़ते हुए एयरफोर्स 1 में खड़े होकर कहता है कि मैं मोदी से खुश नहीं हूं, मोदी जानते हैं मैं खुश नहीं हूं और मुझे खुश करना जरूरी है। तब देश का अपमान होता है। देश का अपमान तब होता है जब हमारे प्रधानमंत्री के लिए डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मैं चाहूं तो नरेंद्र मोदी का करियर बर्बाद कर सकता हूं, तबाह कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। और जब इस तरह के बयानों पर सरकार और प्रधानमंत्री गुड़ खाए बैठे रहते हैं, तब देश का अपमान होता है। एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के मुखिया का इससे ज्यादा अपमान क्या हो सकता है कि उसे अमेरिका के राष्ट्रपति को खुश करना है। उसका करियर तबाह कर सकता है अमेरिका का राष्ट्रपति। तब सड़कों पर नहीं उतरता संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी। तब किरण रिजिजू का जमीर नहीं जागता। तब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं आते, पीयूष गोयल कहने नहीं आते कि हमारे प्रधानमंत्री का करियर दुनिया का कोई शहंशाह बर्बाद नहीं कर सकता। हमारे प्रधानमंत्री की कोई मजबूरी नहीं है कि वे डोनाल्ड ट्रंप को खुश करें। ये सब सुनकर जब सरकार चुप रह जाती है, तब देश का अपमान होता है। इन 12 लोगों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन से देश के सम्मान को कोई ठेस नहीं पहुंचती। इसलिए मैं फिर एक बार दोहरा दूं कि ये सारा नरेटिव गढ़ने की कोशिशें अब उस तरह कामयाब नहीं हो रही हैं। अंतिम बात, बार बार हम लोग उस नारे की बात कर रहे हैं कि पीएम कंप्रोमाइज्ड है। हिंदी भारत में देशी लोगों के बीच तक ये नारा बहुत आसानी से नहीं पहुंचता। मुझ जैसे कम पढ़े लिखे लोग भी नहीं समझ पाते कि कंप्रोमाइज्ड का अर्थ क्या होता है। इसकी बजाय नरेंद्र सरेंडर गांव गांव सिर चढ़कर बोल रहा है। तो मैं कांग्रेस की इस आंदोलन में जो रणनीतिक चूक है वो ये भी मानता हूं कि उसे और साधारण आम फहम नारे गढ़ने चाहिए। इस तरह के आंदोलनों में एक नई बात जरूर हुई है कि कांग्रेस अब बैकफुट पर नहीं आती। कल से अब तक हमने नहीं देखा कि कांग्रेस के किसी नेता या प्रवक्ता ने यह कहा हो कि हाँ ऐसा आंदोलन नहीं होना चाहिए था, विदेशी मेहमानों के सामने नहीं जाना चाहिए था। ये जो स्टैंड है पार्टी का, ये जो हौसला है, एक प्रमुख विपक्षी दल को ऐसा ही होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जब मनमोहन सिंह के 10 साल के शासन में इस तरह के आंदोलन करती थी तो वो ये नहीं सोचती थी कि लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे, देश का सम्मान रसातल में चला जाएगा। नहीं सोचती थी और वो ठीक करती थी। सत्ता के प्रतिपक्ष में रहने वाले पत्रकार, आम जनता और विपक्षी दलों को ये लिहाज करने की जरूरत नहीं है कि वे एक जनता के मुद्दों को उठाते समय इस गमचे में बैठे रहे कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो यहां कुछ भी कहते हैं, लेकिन देश के लिए और जनता के सवालों के लिए इस तरह के लोकतांत्रिक आंदोलनों की जरूरत है। और कांग्रेस ठीक कर रही है कि वो अब बैकफुट पर नहीं जाती। वो उस गिल्ट से बाहर निकल रही है कि हम करेंगे तो कुछ लोग गलत न समझ बैठे। समझने दीजिए गोदी मीडिया को, उन्हें क्या फर्क पड़ता है। बड़े बड़े चैनल वाले जो हर चीज को मास्टर स्ट्रोक बताते हैं, उन्होंने तो कोई डिबेट नहीं की कि ट्रंप ने कैसे कह दिया हमारे प्रधानमंत्री का करियर बर्बाद कर देंगे। तो मैं समझता हूं अब देश को धीरे धीरे अभ्यस्त होना पड़ेगा
नरेंद्र मोदी और सरकार को भी समझना पड़ेगा कि अब जनता सवाल करेगी और वो किसी भी तरह से कर सकती है। जी राजीव जी, लेकिन मुकेश जी, जनता सवाल करेगी और किसी भी ढंग से कर सकती है, ये तो सब जानते हैं, हमारे संविधान भी यही कहता है। लेकिन जो रोकने की प्रक्रिया है, जो रोकने का जो तरीका है, और अब उसके लिए नियम कायदे तैयार किए जा रहे हैं, तो क्या ये हम मान के चलें कि फिर अब आने वाले समय में हम लोग ये भी ऐसी तस्वीरें नहीं देखेंगे? लोकतंत्र के लिए बहुत ही सुखद है। मैं एक बात और कहता हूं, चलिए थोड़ी देर के लिए एज्यूम करते हैं, इस डिबेट को एक दूसरा डायमेंशन देने की कोशिश करते हैं कि सरकार की ओर से अदालत में कहा गया कि साहब 5 दिन की हमको रिमांड चाहिए। क्या क्या पता लगाने के लिए चाहिए? साजिश किसने की और टी-शर्ट कहां छपी, यही चीजें उन्हें पता लगानी है। अच्छा चलो ठीक है भाई, तुमको रिमांड मिल गई, मिलनी ही थी। तुम ही जो है वो मुंसिफ हो, तुम ही आरोपी हो, सब कुछ तुम ही हो। बहरहाल अब आप मानिए कि अगर हम ये मान लेते हैं ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, बाकायदा ब्लैक एंड व्हाइट में, बीजेपी की तरह फ्रिंज एलिमेंट नहीं है, उन्हें मालूम है कि हम ये प्रदर्शन करेंगे, पुलिस हमें वहां पकड़ेगी, लाठी चलेगी, कि हमको गिरफ्तार किया जाएगा, हमारे खिलाफ मुकदमे होंगे, हमारे खिलाफ उल्टे सीधे 10 तरह की चीजें और होंगी। कोई हमारी मदद के लिए सिवाय हमारी पार्टी के और कोई हमारे सामने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन खड़ा नहीं होगा, और वो सब कुछ हमारे सामने होता हुआ दिख रहा है। अब इससे अगली चीज देखिए, बहुत आसान है ये साबित कर देना कि कांग्रेस एक कार्यकर्ता है, कांग्रेस का मुखिया, कांग्रेस का बड़ा नेता, सब कुछ वो साजिश में शामिल है। तो भैया ये साजिश तो हर कदम कदम पे हुई है। कहां बाबरी मस्जिद से शुरू करें या गांधी की हत्या से शुरू करें, क्या वो बगैर साजिश के हुई थी? ऐसा तो नहीं हो सकता। क्या 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 रामलीला मैदान पे कोई प्रदर्शन होता है बगैर किसी साजिश के, बगैर किसी तैयारी के होती है, किसी रणनीति के होती है? कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी संगठन जो ब्लैक एंड व्हाइट पे, हाँ तुम्हारे पास है ऐसे फ्रिंज एलिमेंट, ये बजरंग दल, तो ये फलाना सेना, तो ये ठिकाना सेना, तो ये फलाना करनी दल, और ये दल वो दल, ये सब तुम्हारे पास है, ये तुम्हारे तरह तरह के मुखौटे हैं। कांग्रेस यहां ब्लैक एंड व्हाइट में सामने आकर के प्रदर्शन कर रही है, 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, लेकिन जो कर रही है ब्लैक एंड व्हाइट में कर रही है। और बहुत आसान है ये कहना, आप आराम से उठाइए राहुल गांधी, कहिए हाँ तुम साजिश में शामिल हो, कह दीजिए देश तोड़ने की साजिश में शामिल हो, डालिए जेल में, बिल्कुल वैसे जैसे मैंने पहली बार कहा था वांगचुक के, सोनम वांगचुक की तरह आप उनको भी जेल में डाल दीजिए। उसके बाद जब मुकदमे का फैसला होगा 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल में जब होगा तब होगा, राहुल गांधी बाइज्जत बरी हो जाएंगे। कौन रोक रहा है आपको? कौन सी ताकत आपको रोक रही है? आपको उठा के जेल में तो डालना है, कौन सा अपराध साबित करना भाई, कर दीजिए। एक तरफ तो ये स्थिति है, दूसरी तरफ स्थिति है कि क्या आप डेमोक्रेटिक वैल्यूज में उसमें छिपी हुई बात देखना चाहते हैं, उसको पढ़ना चाहते हैं कि आखिरकार इस देश के लोग इस देश के प्रधानमंत्री को के साथ जो है वो सरेंडर शब्द का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्या कोई ऐसा आत्ममंथन, आत्मचिंतन है आपके अंदर कि कहां चला गया वो सरेंडर, क्यों आया ये शब्द? जी, ट्रंप कितनी बार कह चुके हैं कि हमने साहब आपकी जो है वो युद्ध रुकवाया, आपकी तरफ से एक बार जवाब नहीं आया कि नहीं साहब आपने नहीं रुकवाया, हमने अपनी मर्जी से रोक दिया था। आप गलत बयानी कर रहे हैं, समझने वाले समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी हिम्मत नहीं हो रही बोलने की, तो ये सरेंडर नहीं तो क्या है भाई? 12 साल में आप बता दीजिए कि कौन से ऐसे मौके रहे हैं, कौन से ऐसे लम्हे रहे हैं जहां पर कि बीजेपी ने उस तरह की चीज की हो जिससे लगे नहीं भाई बड़ा चिंतन मनन करके ये काम करते हैं। कहां भाई? हाउडी मोदी का जब रैली प्रदर्शन आप कर रहे थे, क्या वहां चिंतन मनन था? सिवाय नैरेटिव बनाने के, सिवाय ऑप्टिक्स क्रिएट करने के। जिस समय आप नोटबंदी कर रहे थे क्या था? जिस समय आप जो है वो कोरोना पे लॉकडाउन कर रहे थे उस समय क्या था? कोई ऐसा काम है जो आप चिंतन मनन करके कहा कि नहीं साहब हमारे खिलाफ इस तरह के आरोप लग रहे हैं यार, सरेंडर बहुत गंभीर बात होती है। कोई भी इस देश का जिम्मेदार व्यक्ति अपने प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्द क्यों इस्तेमाल करना चाहेगा अगर जब तक उसके पास इस बात के पुख्ता आधार नहीं, और वो बात 12 साल बाद कही जा रही है। सरेंडर शब्द का इस्तेमाल अभी इधर हाल के दिनों में गरमाया है, क्यों? क्योंकि आपने इतनी सारी जो है अपनी नजीरें पेश कर दी। कैसे नहीं करेगा आदमी? क्या नहीं, आखिरकार किस चीज का विरोध करेगा भाई? कैसे विरोध करेगा? संसद में आप उसको बोलने नहीं देंगे, देश की एकता पे सेना अध्यक्ष ने कुछ लिखा उस पर नहीं बोल सकते। अभी आप बताइए ना कि हम कहें कि साहब वो जो उत्तराखंड में दीपक वाला जो मामला हुआ था, मोहम्मद दीपक वाला, वो जिसने बचाने की कोशिश की थी, अब हम कहें कि बताइए साजिश कौन किसने की थी, उसके यहां जाने की ढूंढने की कोशिश की क्या पुलिस ने?
ऐसी कोई वारदात नहीं जिसकी कहीं साजिश नहीं होती, सबकी होती है। तो क्या वाकई में आप हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, वो इस बात की तह में जाना चाहता है? मैं कहता हूं हाँ साहब, राहुल गांधी के जानकारी में हुई है। कैसे नहीं हुई जानकारी में? बिल्कुल हुई है जानकारी में। तो क्या बीजेपी का कौन सा प्रदर्शन ऐसा है जो उनके नेताओं की जानकारी में नहीं होता? सबकी